हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सोनम्स एक्सप्लेनर्स। जैसा कि आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ उस अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए जो कल रात के 2 बजे सामने आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन 8 भारतीय शहरियों के बारे में जिनको कल सुबह 9 बजे कतर ने रिलीज कर दिया और उनमें से 7 लोग जो हैं वो कल रात के 2 बजे वो भारत में लैंड कर गए। उनमें से एक जो हमारे वेटरन हैं वो अभी भी कतर में है, उनको भी रिलीज कर दिया गया है, पर उनका कुछ जो पेपर वर्क है वो बाकी है। एक वर्शन ये भी है कि वो भारत में नहीं रहते, वो किसी दूसरे मुल्क में सेटल्ड हैं और शायद इसलिए वो अभी तक भारत नहीं लौटे हैं, क्योंकि वो सीधे अपनी फैमिली के पास जाएंगे उस कंट्री में जहाँ पर उनकी फैमिली रहती है। अगेन दिस इज नॉट वेरीफाइड, तो टेक इट विद सॉल्ट। पर जो हमारे 8वें वेटरन है वो भी भारत नहीं पहुंचे हैं। तो जी, इससे पहले कि हम इस रिलीज के या फिर ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ उसकी डिटेल में जाएं, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी भारत के लोगों को इस एक बहुत खुशाइन खबर पर। आई ऑल्सो वांट टू कंग्रेचुलेट द इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी, external affairs minister Mr. Jaishankar for their relentless efforts, for their earnest efforts and their quiet diplomacy away from the media glare. That is how it should have happened. हालांकि जो हमारे यहाँ एक लॉबी है, आप सब जानते होंगे, चंडीगढ़ लॉबी, और जाहिर सी बात है हमारी ऑपोजिशन, उन्होंने भारत सरकार को बहुत ज़्यादा घेरा था इस पूरे मामले पर। और उनका ये कहना था कि भारत सरकार जो है वो खुल के इस मामले पर बात नहीं कर रही है। चंडीगढ़ लॉबी के कुछ लोगों ने तो यहाँ तक क्लेम किया था कि कतर की सरकार के पास इन लोगों के खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो इंडियन डिफेंस अटैची जो हैं कतर में, जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर जो तैनात थे, उनके साथ ये लोग बातें करते थे, और जिससे ये साबित हुआ कि ये इजराइल के लिए वहां पर जासूसी करते थे। और चंडीगढ़ लॉबी के हिसाब से जो कतर है वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, बहुत ही अच्छा देश है, और वो कोई रोग किस्म का मुल्क नहीं है जिसको भारत बुली कर ले जिस तरह से भारत पाकिस्तान को बुली करता है। तो इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लोग हैं कितना भारत के हित में बात करते हैं। हालांकि इनमें से बहुत लोग वेटरन्स हैं, बावजूद इसके ये मानने को तैयार नहीं है कि इट इज एक्चुअली अदरवाइज। पाकिस्तान भारत को बुली करता आया है, पाकिस्तान भारत को ब्लीड करता आया है, ना कि भारत पाकिस्तान को बुली करता आया है। बट खैर, चंडीगढ़ लॉबी को भी बहुत मुबारक हो। क्वाइट एन एग ऑन द फेस मोमेंट फॉर यू गाइज वंस अगेन। आप वही लोग हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत की दुखद मृत्यु पर भी बहुत खुशी जताई थी, केक काटे थे। तो कंटिन्यू टू एम्बैरस योरसेल्फ। तो जी, अब चलते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 2020 में कतर की सरकार और एक इटालियन शिपिंग कंपनी के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इस एमओयू के अंतर्गत जो इटालियन शिपिंग कंपनी थी, उसको कतर के लिए स्टेल्थ, या जिनको हम मिजेट सबमरीन्स कहते हैं, वो डेवलप करनी थी। साथ ही साथ जो कतर की जो नेवी है उसकी जो एग्जिस्टिंग नेवल फ्लीट थी उसकी मेंटेनेंस करनी थी। साथ ही साथ इनके लिए एक नेवल बेस बनाना था। अब कतर के लिए एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का मौका था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो नहीं है। इनफैक्ट पूरी इस्लामी दुनिया में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अलावा किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से आज दुनिया पर क्या खतरा मंडरा रहा है, इस पूरी इंफॉर्मेशन से भी हम वाकिफ हैं। बार बार पाकिस्तान दुनिया भर को इसकी वजह से ब्लैकमेल करता है कि अगर आप हमें फ्री के पैसे नहीं देंगे, आप हमें एड नहीं देंगे, आप हमें बेल आउट नहीं करेंगे, तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में जा सकते हैं। और इस तरह से पाकिस्तान दुनिया भर को ठगता है। तो अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की,
तो वो बहुत वेरी रहते हैं व्हेन इट कम्स टू गिविंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू इस्लामिक नेशंस इन जनरल। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नन ऑफ द इस्लामिक नेशंस हैव डेमोक्रेसी। कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी, एक तो कोई ऐसे भी हैं साहब जो कहते हैं पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी डेमोक्रेसी है। तो जी, पाकिस्तान कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है उसका सबूत तो जो पाकिस्तान में हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से दे दिया है। तो टू गो बैक टू द टॉपिक, कतर के लिए बहुत अनप्रेसिडेंटेड मौका था कि जी फाइनली कोई तो एक यूरोपियाई देश है जिसने अग्री किया है कि वो हमें सबमरीन्स बना के देंगे। तो कतर ने फिर टैलेंट एक्विजिशन शुरू की। उन्होंने दुनिया भर से टैलेंट को इनवाइट करना शुरू किया जो इनको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सके कि इन सबमरीन्स को ऑपरेट कैसे करना है। तो एक कंपनी थी जिसका नाम था अल दारा या Dahra Technologies, Dahra Corporation, they had multiple names and they used to claim कि वो जो कतर की सरकार है उनके लोकल पार्टनर्स हैं और वो कतर को डिफेंस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और वो हायरिंग कर रहे हैं कतर की नेवी को ट्रेन करने के लिए फॉर दी अपकमिंग वेपन्स दैट दे आर लुकिंग टू इंक्लूड इन देयर एग्जिस्टिंग नेवल फ्लीट। तो हमारे यहाँ से भी बहुत लोगों ने अप्लाई किया। अब ज़्यादातर लोग इसमें से इंडियन नेवी से थे और इंडियन नेवी में जैसे आपको पता होगा कि बहुत एक कम एज में आपकी रिटायरमेंट हो जाती है अनलेस ऑफ कोर्स यू आर एट अ टॉप पोजीशन, क्योंकि आपको रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं और एक एज के बाद जो है इट्स हेल्ड अगेंस्ट यू कि आप की एज हो गई है, तो अब बहुत जल्दी आपकी जो है वो रिटायरमेंट हो जाती है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे वेटरन्स हैं जो दुनिया भर में प्राइवेट कंपनीज में अप्लाई करते हैं और उनको उनकी कॉम्पिटेंस जो है उसको दुनिया भर में सराहा जाता है और इंडियंस एक्सेल एट प्रोवाइडिंग डिफेंस कंसल्टेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो अल धारा है उन्होंने भी जब ये रिक्रूटमेंट शुरू की तो उसमें एक ओवर रिप्रेजेंटेशन पाई गई इंडियंस की। पर क्या हुआ कि जैसे ये लोग दोहा पहुंचे, इन्होंने काम करना शुरू किया, उसके कुछ महीने बाद ही इस कंपनी के अगेंस्ट जो अपने आप को बताती थी लोकल पार्टनर ऑफ द कतर गवर्नमेंट, इंक्वायरी बैठ गई और धीरे धीरे ये जो कंपनी है ये डिसमेंटल हो गई, ये डिसअपियर्ड ओवरनाइट। और अब ये जो लोग हैं इनके पास काम नहीं था और फिर स्ट्रेट हम चलते हैं 2022 अगस्त में जब अल दहरा में काम करने वाले सारे के सारे एम्प्लॉयज को कतर की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद इंडिया में भी इसके ऊपर बात होना शुरू हुई। उनकी जो फैमिलीज थी वेटरन्स की बैक होम, दे ऑल गॉट कंसर्न्ड। हालांकि ये मैं क्लियर कर दूं कि ये लोग किसी भी तरह से यू नो इंडियन स्टेट के लिए नहीं काम कर रहे थे, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहे थे बिकॉज दे वर रिटायर्ड एंड दिस इज क्वाइट कॉमन कि जो हमारे वेटरन्स होते हैं वो दुनिया भर में कंसल्टेंसी जॉब्स लेते हैं एंड सम ऑफ देम गेट रियली गुड मनी, सो इट वाज अ पर्सनल कॉल दे हैड टेकन। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हुई और अराउंड दिसंबर 2022 में एमईए का एक स्टेटमेंट भी आया कि हम अवेयर हैं ये पूरी डेवलपमेंट के कि हमारे जो 8 लोग हैं वो कतर की एक जेल में बंद है। सबसे ज्यादा जो नोटवर्दी था वो ये था कि जो टॉप दोनों एग्जीक्यूटिव्स थे अल दहरा के, वो ओमान ओरिजिन के थे, वो ओमान से थे और उनको जो है कतारियों ने रिलीज कर दिया था, जबकि जो हमारे लोग थे उनको उन्होंने जेल में बंद करके रखा था। तो दिसंबर 2022 में एमईए ने ये चीज मानी कि हाँ हमारे लोग जो हैं वो कतर की जेल में बंद हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बात की तह में जाने की और अभी तक हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि कोई चार्जेस जो हैं वो प्रेस नहीं हुए हैं। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से उनको कॉन्सुलर एक्सेस भी मिला। उनको पहले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, बाद में उनको दूसरे सेल्स में डाला गया जिसमें और भी लोग थे। तो जो टॉर्चर जिस किस्म का उनके साथ इनिशियली हो रहा था वो फिर थोड़ा सा कम हो गया आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन। फिर हम सीधे चलते हैं मार्च 2023 में जब इन लोगों के खिलाफ जो है वो ट्रायल जो है वो शुरू हुआ असल में।
और देन वी गो स्ट्रेट टू अक्टूबर 2023। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जो टेररिस्ट्स हैं उन्होंने इजराइल पर अटैक किया। 1000 से ज़्यादा इजरायली शहरियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा, बहुत ही एक बार्बरिक तरीके से छोटे छोटे बच्चों के कत्ल किए। और उसके बाद हमास और इजराइल के दरमियान एक फुल फ्लेजर जो है वो जंग शुरू हो गई। ठीक 20 दिन बाद 7 अक्टूबर को ये जंग शुरू होती है और 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये न्यूज़ रिपोर्ट्स फ्लोट की जाती हैं कि जो इंडियन नेशनल्स जिनको कतार की जो गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था उनको जी डेथ पेनल्टी दे दी गई है। उसके बाद भारत में एक जैसे शोक की लहर आ जाती है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि ऐसे कैसे हमारे नेशनल्स को डेथ पेनल्टी दे दी गई और हमारी जो गवर्नमेंट है वो सो रही है। हालाँकि गवर्नमेंट का बार-बार ये कहना था कि हम सो नहीं रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कतर की सरकार के साथ। बट एज़ यूजुअल द चंडीगढ़ लॉबी गॉट activated. Uh, a lot of them are political actors. In fact, most of them they support a particular political party, which is okay, which is fine. I mean, you're free to do that as long as you don't take high moral ground and belittle those who support a different party. तो जी ऑपोजिशन ने भी अंडरस्टैंडेबली सो गवर्नमेंट को घेरना शुरू किया कि ये कैसे हो गया कि हमारे 8 लोगों को डेथ पेनल्टी मिल गई है और आप लोग सोए रहे। तो जो एमईए थी उस वो बहुत टाइट लिप्ड थी इस पूरे मामले को लेके। उनका उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी। उसका एक रीज़न ये भी था कि कतर की तरफ से भी एज़ सच कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आई थी कि इन लोगों को एग्ज़ैक्टली किन चार्जेस पे अरेस्ट किया गया है। ये जो खबर है ये कतर का जो स्टेट मीडिया है अल जज़ीरा, यस, द इंडिया बेटर, जिसके खुद खुद के कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो हमास के मेंबर्स भी बन जाते हैं कभी-कभी, फिर वो जर्नलिस्ट बन जाते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये अल जज़ीरा और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से फ्लोट की गई थी कि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो इज़राइल के लिए जासूसी करने के हैं। But Indian government was very tight-lipped about it. The Qatari government did not issue a statement, and this exactly is the problem with these Middle Eastern countries. क्योंकि ये जो मुल्क हैं इनके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है। कोर्ट्स जो होती हैं दे वर्क मोर लाइक कैंगरू कोर्ट्स। आपको नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए पकड़ा गया है और अगर आपको पता भी है तो बहुत कम चांसेस हैं कि दिस विल बी मेड पार्ट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। इवन जो दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है ये इंफॉर्मेशन निकालना। क्योंकि इस तरह के जो ममालिक होते हैं वहाँ पर जनरली द टॉप गाइज अ डिक्टेटर और अ मोनार्क और एन एरिस्टोक्रेट व्हाटएवर यू वांट टू कॉल हिम। तो द maximum power lies with that guy. In Qatar's case it's their emir Tamim bin Hamad, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी 2023 दिसंबर में यानी कि 2 महीने पहले मिले थे। तो जी फिर यहाँ पर जब शोर मच गया तो फिर एमईए फिर से हरकत में आई। उन्होंने कहा कि नहीं हमारी बातचीत हो रही है और इससे पहले कि कुछ डेवलपमेंट सामने निकल के आती द चंडीगढ़ लॉबी सेड कि ये लोग तो मारे जाएँगे, इनके खिलाफ तो बहुत ही सबूत हैं, इनकी तो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। कतर तो बहुत ही कोई रिस्पॉन्सिबल नेशन है, इंडिया का बहुत बड़ा फ्रेंड है। आई डोंट नो व्हेन डिड दैट हैपन। क्योंकि जस्ट बिकॉज़ आपके किसी मुल्क के साथ तिजारत होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके इंटरेस्ट्स के की हिफाज़त करेगा। तिजारत तो हमारी चाइना के साथ भी होती है, उनके साथ भी हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है, पर डज़ दैट मीन दैट चाइना इज़ अ फ्रेंड? और कतर के जो क्रेडेंशियल्स हैं उस पर भी हम आएँगे क्योंकि चंडीगढ़ लॉबी के हिसाब से कतर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेशन है, उसको हम पाकिस्तान की तरह बुली नहीं कर सकते। शर्म की बात ये है कि इनमें से बहुत सारे लोग वेटरन्स हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि कौन किसको बुली करता रहा है और कौन किसको ब्लीड करता रहा है। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो बार-बार ये तहासुर देने की कोशिश करते हैं कि जी इंडिया कोई पाकिस्तान को बुली करता है क्योंकि वो एक कमज़ोर मुल्क है। तो दैट इज़ हाउ दीज़ पीपल आर। आई मीन
तो जी उसके बाद क्या होता है 2000 अक्टूबर में मैंने आपको बताया कि 27 को ये न्यूज़ सामने आई कि इनको डेथ पेनल्टी हुई है। फिर 2023 दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होती है कतर के जो एमिर हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया तमीम बिन हमाद, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है दुबई में जहाँ पे वो कॉप 28 के एक समिट में मिले थे। तो कॉप 28 इज़ बेसिकली यूएन का जो क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस होती है ईयरली, उसको हम कॉप 28 भी कहते हैं। पिछले साल दुबई में हुई थी, उससे पिछले साल इजिप्ट में हुई थी, अब अगले साल अज़रबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होगी। तो उसके साइडलाइंस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की कतारी एमिर के साथ और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ की कि प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है कतारी एमिर के साथ और उन्होंने हमारा जो डायस्पोरा कतर में है उसकी बेटरमेंट के ऊपर बात हुई है, उनकी उनकी हिफाजत के ऊपर बात हुई है। आप लोग जानते ही होंगे कतर एक बहुत ही छोटा-सा मुल्क है, उसकी मुश्किल से 27 लाख की आबादी है और उसमें से 8 लाख लोग तो भारतीय हैं। तो और हमारा ट्रेड भी है आपस में ज़्यादातर तो हम इम्पोर्ट करते हैं कतर से। कतर मुश्किल से हमसे कुछ $2 बिलियन का इम्पोर्ट करता है, जबकि हम उनसे कुछ 17-18 बिलियन डॉलर्स का इम्पोर्ट करते हैं एंड इट्स मोस्टली एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमें कतर की ज़रूरत है, कतर को भी हमारी ज़रूरत है क्योंकि कतर बहुत पैसा कमाता है भारत से। ठीक है जी, सो इट इज़ म्यूचुअल कॉन्ट्ररी टू व्हाट द चंडीगढ़ लॉबी वुड लाइक टू टेल यू कि कतर के बिना हम जी नहीं पाएँगे। इट्स म्यूचुअल कोऑपरेशन और साथ ही साथ ठीक है इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, उसके बाद अ, क्या होता है कुछ ही दिन के बाद जब इनकी मुलाकात होती है, उसके मुश्किल से 1-2 हफ्ते के बाद ये न्यूज़ आती है कि इनकी जो डेथ सेंटेंस है, उसको कम्यूट कर दिया गया है। बट इट वाज़ नॉट क्लियर कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द न्यू सेंटेंस। तो ये भी एक बहुत बड़ा तमाचा है चंडीगढ़ लॉबी पर क्योंकि अगर इनके खिलाफ कतर के पास सबूत होते, ये कॉन्कॉक्टेड, फैब्रिकेटेड इल्ज़ामात नहीं होते, तो फिर कोई कुछ भी कर ले कतर इनको नहीं छोड़ता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कतर और इज़राइल की किस तरह की दुश्मनी है और कतर कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इट वुड लाइक टू सेट एन एग्ज़ाम्पल by hanging people who've been helping Israel in any way from Qatari soil. तो ऑफ कोर्स वो जो चार्जेस थे वो फैब्रिकेटेड ही थे तभी हम उनको रिलीज भी करवा पाए हैं एंड we've been able to make our case to Qatari government. We've been able to convince them. Of course backdoor diplomacy हुई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बीच में जो इंडो कतारी अगर आप कॉपरेशन डिफेंस कॉपरेशन में देखें तो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स की प्रोविजन भी है। तो वी वुड नेवर रियली नो व्हाट रियली हैपेंड। पर अगर अगर जो उन्होंने चार्जेस लगाए थे हमारे लोगों पर वो सच होते तो ये रिलीज कुछ भी हम कह लें वो मुमकिन नहीं हो पाती। तो अब कल रात को हमें पता चला है कि जो पहले उनकी जो डेथ सेंटेंस जो है उसको कम्यूट कर दिया गया था और अब उनको रिलीज़ कर दिया गया है। इन वेटरन्स का कहना ये है कि कल सुबह 9 बजे इनको अचानक से कहा गया कि अपने बैग्स जो हैं वो पैक करिए और फिर उनको सीधे इंडियन एम्बेसी लेके जाया गया। वहाँ पर इनका पेपर वर्क हुआ और उसके बाद इंडिगो की एक फ्लाइट जो है वो तैयार थी दोहा में और उस पे इनको बिठाया गया और रात को 2 बजे जो है ये भारत पहुँचे हैं। और बहुत दुःख की बात ये है कि इन लोगों ने बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी यातनाएँ वहाँ पे सही हैं। इनमें से 2 वेटरन्स तो ऐसे हैं जिनकी बेटियों की शादियाँ हुई जब ये वहाँ पर जेल में बंद थे। तो दे हैव पेड अ ह्यूज पर्सनल कॉस्ट टू दिस एंड दिस इज़ व्हाई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जब आप को कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है किसी भी अरब मुल्क में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। एक तो वहाँ पर जो ये हवा बनाई गई है कि भारत में बड़ा इस्लामोफ़ोबिया है, मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं और फिर हमारे यहाँ पे भी कुछ फैक्ट चेकर्स हैं
जिनको यहाँ पर मच्छर भी काटता है तो वो अरब्स से मदद माँगना शुरू कर देते हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज़ दिस रिस्क क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि लोग जो हैं वो बड़े जज़्बाती किस्म के लोग हैं। हालाँकि देयर आर कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया एंड यूएई आल्सो जहाँ पर आप निकल के ये सब तमाशे नहीं कर सकते हैं। बट यू जस्ट नेवर नो बिकॉज़ द गवर्नमेंट्स कैन ऑलवेज़ इम्प्लिकेट यू अंडर लोकल प्रेशर। तो आपको ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए जब आप किसी मुस्लिम मुल्क में जॉब करने जाते हैं कि अगर आपको कोई फँसाना चाहे, तो बहुत आसानी से फँसा सकता है स्पेशली इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम। मेरे पास भी खुद का एक ऐसा इंसिडेंट है, मेरे एक दोस्त नौकरी करने गए थे दोहा, आई थिंक समव्हेयर अराउंड 2016 और 17। तो उनके साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ था। वो कंसल्टेंसी सर्विसेज़ उनका उनका काम था। द ओनर वाज़ अ केरलाइट और जो पार्टी को वो सर्विसेज़ दे रहे थे, उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, उनका पैसा नहीं पे कर रहे थे और जब इन लोगों ने पैसा माँगा, तो फिर उनको धमकियाँ दी गई कि आपको जेल में बंद करवा देंगे, आपके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा देंगे। तो फिर मेरे जो दोस्त हैं, वो ओवरनाइट वहाँ से भाग के आ गए और फिर उन्होंने भारत में ही एक नौकरी फिर से उन्होंने रिज़्यूम की। तो बहुत बार लोग लालच में भी आ जाते हैं क्योंकि बहुत पैसा देते हैं ये मुल्क, बट आप ये भी देखें कि आपकी जो सिक्योरिटी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं जी कतर के क्रेडेंशियल्स पर व्हिच अकॉर्डिंग टू द चंडीगढ़ लॉबी इज़ अ वंडरफुल कंट्री, इज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो कतर के जी क्रेडेंशियल्स कुछ इस किस्म के हैं कि कतर इज़ इमर्जिंग एज़ अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। कतर वो मुल्क है जिसने तालिबान को पॉलिटिकल ऑफिस पहला उनका खोल के दिया। कतर वो मुल्क है जो मुस्लिम ब्रदरहुड के जो टेररिस्ट्स हैं, उनको असाइलम देता है। हमास की जो पूरी की पूरी लीडरशिप है, वो कतर में बैठती है। कतर वो मुल्क है जिसने खालिद शेख मोहम्मद को नौकरी दे के रखी थी। खालिद शेख मोहम्मद वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है हू मास्टरमाइंडेड 9/11। जो लार्जली जो लोग समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ओसामा बिन लादेन वाज़ द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ 9/11 बट दैट इज़ नॉट द केस. It was Khalid Sheikh Mohammed. He was a Pakistani terrorist born in Pakistan, and then, of course, he had his own stint in Middle East. तो 1 साल बाद जब 9/11 हुआ था, द पाकिस्तानीज़ बीइंग पाकिस्तानीज़, आईएसआई ने अ, अमेरिका को कहा कि 2002 11 सितंबर यानी कि बिल्कुल 1 साल बाद कि हमने इसको खालिद मोहम्मद को हमने पकड़ के उसको मार गिराया कराची में एक ऑपरेशन में। उसके ठीक 6 महीने बाद जो अमेरिका की जो डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस होती है और उनके जो सीआईए के जो एजेंट्स रहते हैं उनके एम्बेसीज़ में, उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और खालिद शेख मोहम्मद को उन्होंने रावलपिंडी से पकड़ा। तो कतर ने इस बंदे को भी एक नौकरी दे रखी थी अपने गवर्नमेंट का जो उनका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डिपार्टमेंट है उसमें, और कतर से अमेरिका इसकी कस्टडी बहुत देर पहले से मांग रहा था, मच बिफोर 9/11 एक्चुअली हैपेंड। और कतर ने हमेशा कोऑपरेट नहीं किया, इस बंदे को भगा दिया अफगानिस्तान। तो कतर जो है वो आज से रोग नेशन नहीं है, वो बहुत देर से रोग नेशन रहा है और इसी वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई ने बहुत बार कतर पे एम्बार्गो, जिसको आप सैंक्शंस कहते हैं, वो भी लगाई फॉर सपोर्टिंग अल-कायदा एंड अदर सुन्नी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक द मुस्लिम ब्रदरहुड। तो ये कतर की एक हमेशा से एक हिस्ट्री रही है टेररिस्ट्स को पनाह देने की और झूठे इल्ज़ाम लगाने की। और इन लोगों के लिए बहुत छोटी-सी बातें हैं ये कह देना कि आप इज़राइल के लिए जो है जी जासूसी करते हैं। कतर की बहुत क्लोज़ एलाई है ईरान, तो ईरान ने भी हाल ही में जब पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की थी, तो उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो जैश-उल-अदल है, जो सुन्नी टेरर ग्रुप, पाकिस्तानी सुन्नी टेरर ग्रुप व्हिच कीप्स टारगेटिंग ईरान, ईरान के हिसाब से वो एक इज़राइली इज़राइल बैक्ड टेरर ग्रुप है। तो दिस इज़ क्वाइट फैशनेबल इन इस्लामिक नेशंस टू कॉल ईच अदर इज़राइली एजेंट्स। तो थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ता है जब आप इन नेशंस में जाते हैं, और स्पेशली इंडिया की जो एक इंक्रीजिंगली इमेज निकल के आ रही है, वो ये है कि भारत के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे इंटरनली भी जो जयचंद बैठे हुए हैं,
वो बड़ा कोशिश करते हैं इस नैरेटिव को पेडल करने की और दुनिया भर में कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भारतीय लोग हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। अभी हाल ही में एक इंडियन डॉक्टर थे जिन्होंने सिर्फ़ जो हमास ने इज़राइली बच्चों को मारा, उसको कंडेम किया। तो उनको हमारे यहाँ के जो फैक्ट चेकर्स हैं, उन्होंने जॉब से निकलवा दिया कह के कि ये तो इस्लामोफ़ोब है। सो सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार है। जब आप ऐसे ममालिक में जाते हैं नौकरियाँ करने, तो इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखिएगा कि आपके ऊपर एक खतरा एज़ अ नॉन मुस्लिम हमेशा बना रहता है। चाहे वो फिर हम उन अरब कंट्रीज़ की भी बात करें जो रिलेटिवली फ्रेंडली हैं इंडिया के साथ, बट इट वाज़न्ट ऑलवेज़ द केस एंड इट मे नॉट ऑलवेज़ बी द केस। और इन सब मामलात में जनरली जो इंडियन एम्बेसी है वो इन्वॉल्व होती नहीं है। अच्छा, आखिर में मैं ज़िक्र करना चाहूँगी हमारे बॉर्डर पार के दोस्तों का, जिनकी रसोइयाँ हमारे यहाँ के व्यूअर्स की मेहरबानी से चलती हैं। उनका ये कहना है कि जी इनके ऊपर इल्ज़ाम तो साबित हो गए थे, तो फिर भी कतर ने छोड़ दिया क्योंकि जी मोदी जी का कोई जादू उन पे चल गया। तो बिल्कुल सही बात है कि ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की विक्ट्री है कि वी हैव बीन एबल टू फ्री आवरसेल्व्स आवर पीपल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ है या नहीं हुआ है। आप कुछ कोई नहीं होते हैं ये डिसाइड करने वाले, ना ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा गुरेज़ करें झूठ फैलाने से। एक को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी इंडियन एक्टर्स का भी बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। आई जस्ट डिडन्ट अंडरस्टैंड कि इसमें इंडियन एक्टर्स का क्या लेना-देना था। बिल्कुल सही बात है, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत सॉफ्ट पावर है और जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसके फाइनल्स में इंडियन एक्टर्स तो गए थे, बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स भी गए थे। पर वो वहाँ बिज़ी थे इंडियन एक्टर्स के साथ फ़ोटोज़ खिंचाने में और साथ में फ्री ड्रिंक्स और फ्री खाना एन्जॉय करने में। तो ये हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है अगर आपके आर्टिस्ट्स का ग्लोबली कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। Maybe they should try being global citizens. They should try being less Islamists. They should try distancing themselves from the ISPR. तो शायद उनका भी कोई इन्फ्लुएंस बन जाए। आप मौलाना और इंटेलेक्चुअल साथ में नहीं बन सकते। यू हैव टू चूज़ वन। ना ही आप आर्टिस्ट और प्रोपेगेंडिस्ट साथ में बन सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में टेररिज़्म को सपोर्ट करें और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप दुनिया भर में आपको कोई आइकन के तौर पे लोग जो हैं सराहें, ऐसा नहीं हो सकता। सो या अगर आपके आर्टिस्ट गुड फॉर नथिंग है, तो ये उनके लिए शर्म की बात है। इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है एंड या एट लास्ट क्राई अस अ रिवर कीप क्राइंग, जो होना था वो हो गया है। तो जी on that note, I conclude this vlog. I hope you enjoyed this particular monologue from my side, even though I always struggle with it. तो फिर हाज़िर होंगी मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। Till then, take care of yourself. Bye.